नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। एक दिवसीय दौरे पर आज प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक रीवा पहुंचे। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक निकाय चुनाव के मद्देनजर रीवा संभाग का दौरा करने पहुंचे और जिलेवार बैठक ली। लेकिन इस बैठक से पहले मुकुल वासनिक के स्वागत के दौरान हंगामा हो गया। दरअसल प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक बैठक लेते उससे पहले ही एक खास नेता के कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के दौरान बवाल करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 के पहले तत्कालीन प्रभारी दीपक बावरिया जब रीवा आए थे तब भी कुछ ऐसा ही बवाल देखने को मिला था। विशेष नेता के कुछ लोगों ने दीपक बावरिया के साथ मारपीट की। आज फिर से देखा गया जब प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक रीवा पहुंचे तो पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के समर्थकों ने बवाल करना शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस में गुटबाजी साफ तौर पर देखी गई और दोनों ग्रुप के बीच काफी तू-तू मैं हुई। कहा जाता है कि यह वही ग्रुप है जिसने पूर्व में दीपक बावरिया के साथ मारपीट की थी। निकाय चुनाव से संबंधित बैठक लेने आए प्रदेश प्रभारी के सामने इस तरह की घटना होना यह दर्शाता है कि कांग्रेस का संगठन जिला स्तर पर कितना मजबूत है। और इस घटना को देखने के बाद यह साफ दिखता है कि कांग्रेस में आपस में ही टकराव और झूमा झटकी की खबरें अब आम हो गई हैं। रीवा पहुंचे प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक की मौजूदगी में आज निकाय चुनाव को लेकर बैठक हुई जिसमें तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भी मौजूद थे। बैठक में यह चर्चा की गई कि निकाय चुनाव में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता देने के साथ ही नए चेहरे पर विचार किया जाएगा। बैठक के बाद विंध्या टाइम्स द्वारा जब प्रदेश प्रभारी से यह सवाल किया गया कि लगातार चुनाव में कांग्रेस को हार मिली, उसके बाद भी संगठन में बदलाव क्यों नहीं किए जा रहे हैं ताकि संगठन मजबूत हो सके, इस पर प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक का कहना था कि समय रहते संगठन मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम उठाए जाएंगे। साथ ही जब उनसे किसान आंदोलन से संबंधित सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि बीजेपी सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल से जब कांग्रेस संगठन की मजबूती पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हुआ और इससे यह पता चलता है कि यहाँ कोई दूसरा ही रोल चलता है, जनता का नहीं। मीडिया द्वारा जब लोकल लेवल पर कांग्रेस के अलग अलग खेमे होने की बात पूछी गई तो अजय सिंह राहुल ने कहा कि अगर कांग्रेस कमर नहीं कसेगी तो सारे खेमे धराशायी हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन में लगातार एक डिमांड उठ रही है। दो इलेक्शंस आपकी पार्टी हार चुकी है। इस जिले में 8 की 8 सीटें हार चुकी हैं। बार बार चेंजेस की बात होती है लेकिन सारी चीज़ें एक पॉइंट पे जाके रुक जाती हैं। कब ये चेंजेस होंगे? पार्टी के अंदर भी ये बात कई बार उठ चुकी है। देखिए, समय रहते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाने हैं वो कदम उठाए जाएंगे, लेकिन आज यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि कब कौन सा कदम उठाया जाएगा मैं नहीं समझता हूँ कि वो मुनासिब रहेगा। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सम्मेलन कर रही है। कांग्रेस अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही कि क्या करना है, किस स्ट्रेटजी से आगे बढ़ना है। निकाय के चुनाव आगे सर किसानों को लेकर जो विधेयक जिस तरह से कानून बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद में किया वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक रहा, वो पूरी तरह से असंवैधानिक रहा, वो हर तरीके को हमने विरोध किया है। विधानसभा चुनाव में बसपा के नेताओं को टिकट दिया गया था, इस बार भी वही करेंगे। जिंदाबाद। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की जो कि रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की है। यहां भाई के हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन एसपी ऑफिस ज्ञापन देने पहुंचे थे। दरअसल गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नीगा निवासी राम अभिलाष त्रिपाठी के साथ कुशवाहा परिवार के लोगों से विवाद हुआ था। कुशवाहा परिवार के लोगों ने पीड़ितों के घर में घुसकर मारपीट की थी और उसी घटना के दिन आरोपियों ने रात में गोविंदगढ़ थाने में जाकर पीड़ितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पूरे मामले में पीड़ित राम अभिलाष त्रिपाठी अपने भाई एवं भतीजे के साथ 2 अलग अलग बाइक पर सवार होकर मारपीट एवं धमकी की शिकायत दर्ज कराने गोविंदगढ़ थाने पहुंचे, जहां पर गोविंदगढ़ थाना प्रभारी ने पीड़ितों का मुकदमा कायम करने में आनाकानी की और सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक उन्हें थाने में बैठा कर रखा। रात 10 बजे के बाद मुकदमा दर्ज करने के बाद पीड़ित गोविंदगढ़ थाने से अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपियों द्वारा साजिशन
प्लानिंग के तहत बोलेरो से पीड़ित को टक्कर मार दी गई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीड़ित रामविलास त्रिपाठी सड़क के किनारे जा गिरे। आनन फानन में परिजनों द्वारा पीड़ित रामविलास त्रिपाठी को अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और परिजन एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने मांग की है कि पूरी प्लानिंग के तहत जिस तरीके से आरोपियों ने यानी कुशवाहा परिवार ने उनके भाई को मारा है, इसके साथ ही परिजनों का यह भी आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण उनके भाई की मौत हुई है। पुलिस ने मर्डर की जगह एक्सीडेंट का केस दर्ज किया, जो कि सरासर गलत है। न्याय की गुहार लगाते हुए मृतक के परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। क्या नाम है आपका? मनोज त्रिपाठी। क्या घटनाक्रम है, कैसे एक्सीडेंट हुआ? एक्चुअल में हमारे चाचा जी रामाविलास त्रिपाठी जिनकी मृत्यु हुई है, वो रिपोर्ट लिखवाने गए थे एक दिन पहले 14 तारीख को। 13 तारीख को कुशवाहा परिवारों के साथ विवाद हुआ था। कुशवाहा परिवारों ने मारपीट की थी और उल्टा जाके 452 का मुकदमा दायर किया, जिसके उस पश्चात हमारे चाचा जी रिपोर्ट लिखाने गए। जब रिपोर्ट लिखाने गए तो थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी और काफ़ी टाल मटोल किया गया टीआई के द्वारा। उसके पश्चात मेरे पिताजी को बुलाया गया। मैं काम कर रहा था ऑफिस का। उसके 5:30 बजे के दौरान 6 बजे के आसपास मैं पिताजी को लेकर थाने पहुंचा। फिर भी नहीं रिपोर्ट लिखाई जाती, बड़ी मुश्किल में एमएलसी के लिए भेजा गया। फिर एमएलसी की रिपोर्ट आने के बावजूद भी हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठे रहे। बड़ी मुश्किल में 10:30-11 बजे के आसपास रिपोर्ट लिखी गई। वहाँ से हम लोग जैसे निकले तो अपराधियों को किसी प्रकार से पता चला कि ये लोग वहाँ थाने से निकले हैं और जैसे हम लोग डीएच चौराहा के पास पहुँचे, हमारी गाड़ी आगे थी और हमारे चाचा जी पीछे ही थे। हमारी गाड़ी की स्पीड लगभग 40 की थी, उनकी उससे भी कम थी। हम लोग एक 10 से 50 फीट की दूरी पे थे। बोलेरो ने काफ़ी धीमे से और ऑब्जर्व करके मेरे चाचा जी के ऊपर हिट किया, गाड़ी में धक्का मारा और बोलेरो के वहाँ पे टायर के निशान भी थे। हमने काफ़ी बार पुलिस को भी ये बोला कि चल के आप निशान देख के एक बार समझ लीजिए कैसे क्या हुआ। गाड़ी वहाँ पे आज तक के दिनांक में खड़ी है जिसमें एक्सीडेंट हुआ है, उस गाड़ी को भी देखने पुलिस नहीं गई। क्या पुलिस का संरक्षण मिला अपराधियों को? ऐसा लग रहा है कि पुलिस का संरक्षण अपराधियों को मिला, तभी आज तक कोई भी ऐसा हमारी तरफ से कोई भी पुलिस का एक्शन नहीं लिया गया अपराधी के लिए। रीवा पुलिस अधीक्षक से कैसी मदद चाहते हैं आप? रीवा पुलिस अधीक्षक से मैं ये चाहता हूँ कि गोविंदगढ़ थाने के ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए, टीआई को आदेश दिया जाए कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह क्लियरली शो करता है ये मर्डर हुआ है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज त्रिपाठी। अन्नशेष फाउंडेशन रीवा के तत्वाधान में कोरोना काल के समय से ही जगह जगह जाकर गरीब बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक करने एवं गरीबों की मदद करने में अग्रणी भूमिका फाउंडेशन द्वारा निभाई जा रही है। मीडिया से चर्चा करते हुए संगठन के लोगों ने बताया कि संगठन का उद्देश्य हर एक भूखे व्यक्ति तक खाना पहुंचाना है, जिसकी शुरुआत रीवा साईं मंदिर परिसर पर बैठे गरीबों को खाना बांटने के साथ की गई थी। संगठन के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कड़कड़ाती ठंडी से बचने के लिए कंबल दान किए गए, जिससे कि गरीबों को ठंड से निजात मिल सके। बताया जाता है कि संगठन के द्वारा और भी कई शहरों में गरीबों के हितों के लिए लगातार परिश्रम किया जा रहा है और गरीबों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए समय समय पर अभियान चलाए जा रहे हैं। जी, ये कार्यक्रम हमारी टीम अन्नशेष फाउंडेशन रीवा की तरफ से आयोजित किया गया है। हम लोग लॉकडाउन के शुरुआती दौर से ये सारे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने शुरुआत की थी साईं मंदिर के आसपास गरीबों को खाना बांटने से, पर धीरे धीरे हमने अपनी टीम बढ़ाई और अलग अलग जगह शहरों में जाके हमने खाना बांटने का काम किया। जब सर्दी चालू हुई तो ये हमें हमें एक आइडिया आया कि हमें जो गरीब लोग हैं जो ठंड से जूझ रहे होंगे, हमें उन्हें कपड़े दान करने चाहिए। तो एक अलग हमने आयोजन किया। इससे पहले भी हमने कपड़े बांटे हैं और आज ये हमारा दूसरा इवेंट है जिसमें हम कपड़े बांट रहे हैं। और ऐसे ही हम खूब सारे इवेंट्स हम लोग आयोजित करते रहते हैं, जिसमें कभी हम खाना बांटते हैं, कभी कोई त्यौहार हुआ तो हम मिठाई बांटते हैं, या आज की तरह हम कपड़े बांटने आए हैं। कितने लोगों के यहाँ पे आप लोगों ने फल और खाने को ये हम लोग की टीम 17 लोगों की टीम है और अभी तक हम लोग ने कम से कम 30-35 आयोजन कर चुके हैं। हम लोग शहर में शहर के कोनों में। क्या नाम है इस तरह के कार्यक्रम? मैं अन्नशेष फाउंडेशन से हूँ। मेरा नाम सत्यधर द्विवेदी है और हम लोग ये एक कह सकते हैं कि मतलब अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए एक प्रेरणा बनना चाहते हैं कि ऐसे हमारे सारे गरीब बच्चे आगे चल के कुछ करें, मतलब अच्छा काम करें और जैसा हम कर रहे हैं आगे आने वाले समय में ये भी कुछ ऐसा अच्छा काम करें।
आपके संगठन की तरफ से इनके लिए ऐसा भी कुछ किया जाएगा कि इनको हमारे निःशुल्क संगठन शिक्षा से उपलब्ध हो पाए? अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमसे कोई नए लोग जुड़ें जो मतलब हमें कुछ मोरल सपोर्ट दे सके, कि मतलब हम इन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करा सके, अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करा सके, कि आने वाले समय में ये कुछ आगे चल के कुछ बने। ये किस संगठन द्वारा किया जा रहा है? ये अन्य शेष फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन की पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत आज रीवा के सिविल लाइन में नवनिर्मित 24H टाइप शासकीय गृहों का लोकार्पण किया गया। इन क्वार्टर्स में 4th ग्रेड के कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है। लगभग 18 कर्मचारी इस योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं, जो कि पहले जर्जर मकानों में रहा करते थे और उन मकानों में रहने से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रशासन द्वारा इन H टाइप क्वार्टर में उन्हें आवास अलॉट कर दिए गए हैं और अब वह तमाम कर्मचारी सुविधा से इन क्वार्टर में रह सकेंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा उपस्थित रहे। रीवा विधायक की उपस्थिति में 24H टाइप शासकीय गृहों का लोकार्पण किया गया और कार्यक्रम संपन्न किया गया। जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों को कम करने के लिए यातायात पुलिस के द्वारा शनिवार को एनसीसी कैडेटों की मदद से शहर में यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। रैली कॉलेज चौराहा से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करने के बाद वापस कॉलेज चौराहा में समाप्त हुई। इस दौरान पोस्टर और पैम्पलेट की मदद से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। नो पार्किंग में वाहन खड़े न करने, तेज गति से वाहन न चलाने एवं बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने की अपील की गई। पुलिस विभाग ने रैली के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार विभाग के द्वारा सड़क हादसों को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डीएसपी ट्रैफिक मनोज वर्मा ने बताया कि हर साल हजारों की संख्या से भी अधिक सड़क हादसे होते हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उन्होंने बताया कि छोटी छोटी लापरवाही की वजह से यह हादसे होते हैं, जो कि अगर वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करे और उसके प्रति जागरूक हो जाए तो सड़क हादसों पर अंकुश लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार हम अनावश्यक ही तेज गति से वाहन चलाते हैं और अपने साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। ये जो यातायात जन जागरूकता रैली आपके सामने एनसीसी के बच्चे और ट्रैफिक पुलिस की मदद से निकाली जा रही है, इसके लिए हमारे पुलिस मुख्यालय, हमारे आईजी साहब, एसपी साहब के मार्गदर्शन पे एनसीसी के बच्चों को निवेदन करके बुलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में यातायात नियमों की जन जागरूकता का फैलाव, प्रसारण और लोगों के मन में यातायात की कैसे पालन होंगे उसका फैलाना हमारा उद्देश्य है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के पहली मंशा ट्रैफिक को ठीक रखना एवं दुर्घटनाओं में मृत्यु दर 0 करना हमारा टारगेट है। उन टारगेट को पूरा करने में जनता का सहयोग अति आवश्यक है। जनता का सहयोग लेने के लिए यातायात पुलिस ने पंपलेट और तख्तियों के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि 4 व्हील चलाते समय सीट बेल्ट, 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट का उपयोग, रॉन्ग साइड पार्किंग ना हो, दूसरे तो आवागमन में समस्या ना हो। ये इस रैली का मुख्य उद्देश्य था, जो बहुत ही सफलतापूर्वक आपके शहर में मुख्य चौराहों पर रैली निकाली गई है। आशा करता हूँ आपके मीडिया और चैनल के माध्यम से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में यातायात जागरूकता की हमारा उद्देश्य, हमारी रैली का एम हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की मंशा पहुँचेगी और दुर्घटनाओं पे हम कमी लाएंगे। मृत्यु दर शून्य करने में ये रैली सहायक होगी। रीवा जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत ग्राम रगौली से पीड़ित के ऊपर दर्ज शिकायत पर जबलपुर न्यायालय के द्वारा जारी अग्रिम जमानत देने के आदेश पर भी सिमरिया थाना प्रभारी के द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने की खबर प्रकाश में आई है। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए आज एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व झूठे तथ्यों पर आधारित सिमरिया तहसीलदार के द्वारा थाने में फर्जी शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा अग्रिम जमानत देने के आदेश जारी हो गए, लेकिन सिमरिया थाना प्रभारी द्वारा मुचलका जमानत देने पर आनाकानी की जा रही है। इस कारण पीड़ित आज एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। आज आप लोग एसपी ऑफिस आए हैं, क्या है पूरा मामला? इसमें जो जिले के भीतर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं, भाग रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। इसके संबंध में एसपी साहब से मिलने के लिए
थाना सिमरिया के थाना प्रभारी के खिलाफ हम आए हैं। मामला बड़ा गंभीर है अगर उस दृष्टि से देखा जाए और जिम्मेदारी महसूस की जाए। थाना सिमरिया में एक रिपोर्ट दर्ज हुई, तहसीलदार सिमरिया द्वारा दर्ज कराई गई, जिसमें अपराध क्रमांक 255/2020 दर्ज हुआ। उसमें 353 का मामला पंजीबद्ध किया गया और ये कहा गया कि वीरभद्र सिंह ये निर्वाचित सरपंच हैं, लगातार 4-5 वर्षों से ये 4-5 टर्म से ये सरपंच हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं। इनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ कि ये इन्होंने तहसील में घुस करके तहसीलदार साथ मारपीट किया और उनको काम में बाधा डाला। इसमें सरपंच का कहना है और सब जगह हमने एसपी, डीआईजी, आईजी, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तमाम सबको एक लिखित शिकायत किया कि तहसीलदार ने फर्जी मामला दर्ज कराया है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तहसील में, अगर हमने मारपीट किया है तो उस कैमरे में कैद हुए होंगे, वो रिकॉर्ड निकाल लिए जाए पुलिस के द्वारा। और हम जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस समय हम उत्तर प्रदेश में थे, अपनी बच्ची की शादी की तलाश करने के लिए गए थे, ऐसा सरपंच का कहना था। और वहां से तहसीलदार से फोन पर बात किया है तो कॉल डिटेल निकाले जा सकते हैं दोनों फोन के, जिससे यह साबित हो जाएगा कि वीरभद्र सिंह सिमरिया में थे कि नहीं थे। ये करने के लिए पुलिस तैयार नहीं है। तहसीलदार चूंकि एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और ये मान करके कि गलत रिपोर्ट नहीं करेंगे, जबकि आज इतना चरित्र पतन हो चुका है कि ये असंभव नहीं है। उन्होंने एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया, उसको वीरभद्र सिंह फेस कर रहे हैं। इसके बाद ये वीरभद्र सिंह हमारे पास आए। मैं यहाँ अधिवक्ता हूँ और जिला अधिवक्ता संघ रीवा का पूर्व अध्यक्ष हूँ। मैंने इनको सलाह दी कि एसपी साहब से बात करो। एसपी साहब के पास ही आए, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर ये हाई कोर्ट गए। जब इन बातों की कोई सुनवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट ने हमारी बात को समझा और हाई कोर्ट ने जमानत आदेश जारी किया, अग्रिम जमानत आदेश जारी किया वीरभद्र सिंह का। और वीरभद्र सिंह जब को ये निर्देशित किया हाई कोर्ट ने कि आप थाने में जा करके जमानत मुचलका थाना प्रभारी गिरफ्तार करें, तो इनको जमानत। कुछ दिन पूर्व शहडोल जिला प्रशासन की टीम ने बुढ़ार रुंगटा रोड मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया था, पर प्रशासन ने कुछ व्यक्तियों को अपनी दुकान खाली करने की मोहलत भी दी थी, लेकिन उन्होंने मोहलत के बाद भी उस जगह को खाली नहीं किया, जिसके कारण जिला प्रशासन ने उन जगहों पर आज बुलडोजर चलाकर जगह को खाली कराया। पूर्व में भी जिला प्रशासन ने मुंह देखी कार्रवाई की थी और अब ऐसा ही नजारा आज फिर देखने को मिला, लेकिन मुख्य वजह और मुख्य जगह पर मीडिया को जाना वर्जित कर दिया गया था। बुढ़ार से रुंगटा रोड को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया था और आने जाने वालों के लिए पूर्णतः पाबंदियां लगा दी गई थी। आखिरकार मीडिया को क्यों रोका गया, यह एक बड़ा सवाल है। थाना कोतवाली शहडोल, थाना बुढ़ार, थाना धनपुरी, चौकी केशवाही, थाना अमलई तथा जिला प्रशासन की मौजूदगी में यह अतिक्रमण मुक्त कार्यवाही की गई। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। की कई लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था सरकारी ज़मीन का। सर ये क्या है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। ये शासकीय भूमि अतिक्रमण की जानकारी मिली थी। 9 तहसीलदार ने जांच किया था और उसमें 9 अतिक्रमक पाए गए थे। जब बिना अनुमति के इन्होंने मकान बिल्डिंग बना लिया, तो बिना अनुमति के मकान बिल्डिंग बनाए जाने पर नगर पालिका एक्ट के तहत सीएमओ ने इनको हटाने का आदेश किया हुआ है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोगों ने लगभग यहाँ पर शासन 9 लोगों ने नहीं, मात्र अनुमति नहीं ली, ये कारण बन रहा और तो सही है। डॉक्यूमेंट पेपर सही थोड़ी, वो उनकी अपनी रुक जाओ। यहीं बगल में केमिकल प्लांट बना हुआ है जिसकी शिकायत कई बार कलेक्ट्रेट तक पहुंची है, एसडीएम ऑफिस तक भी दी गई है। सर इस पे अभी बॉन्ड हटा क्या वो नहीं, बाउंड्री तो टूट गई मगर अंदर आज भी जो अपने नगर परिषद की जमीन है उसमें आज भी कब्जा हुआ है। हट जाएगा जी सर। ये सर बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की और हमारी आखिरी खबर के साथ एक सवाल। क्या पंचायत कर्मी ग्रामीणों के हित के लिए पंचायत में कार्य करते हैं या फिर ग्रामीणों से छल कपट कर उस गांव में भ्रष्टाचार करते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जनपद पंचायत बुढ़ार अंतर्गत ग्राम पंचायत जरवाही में सचिव रामावतार जोगी द्वारा न जाने कितने भ्रष्टाचार किए गए और पूर्व में भी कई बार उन भ्रष्टाचार को उजागर भी किया गया, लेकिन न जाने जनपद से लेकर जिला तक में बैठे अधिकारियों की नजर क्यों इन भ्रष्टाचारों पर नहीं पड़ रही है। जनपद पंचायत बुढ़ार अंतर्गत ग्राम पंचायत जरवाही, जहां अनगिनत तौर पर भ्रष्टाचार किए गए, जैसे सीसी रोड निर्माण कार्य, खेल ग्राउंड, नल जल योजना, शौचालय निर्माण,
तमाम ऐसे कितने सारे काम हैं जिनके नाम पर भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत जरवाही में हुए हैं। पंचायत कर्मियों के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया गया, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, क्योंकि इस भ्रष्टाचार में पंचायत कर्मी सहित इंजीनियर, एसडीओ व जनपद में बैठे अधिकारियों की मिलीभगत से ही भ्रष्टाचार किए जाते हैं। और अब सचिव ने तो लाखों कमाने के बाद अपना ट्रांसफर करवा लिया। ऐसे कई मामले हैं, लाखों की हेराफेरी करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। पहले भी कई बार भ्रष्टाचार को उजागर किया गया, लेकिन बात वहीं पर आकर अटकती है कि कार्यवाही और जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।